तो आज हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का पार्ट है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर में है एनिमल टिश्यू? जिसका नाम है क्या? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू भी पढ़ना है, लेकिन वो अलग चैप्टर है, ठीक है ना। पहले हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, फिर एनिमल टिश्यू के बाद इसमें फ्रॉग पढ़ना है और कॉकरोच, ठीक है। पहले अर्थवर्म भी था, लेकिन अब अर्थवर्म सिलेबस से हट गया है, ठीक है ना। इसलिए फ्रॉग और अर्थवर्म इसके पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें पूरा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी सब पढ़ना है, फ्रॉग और। तो एनिमल टिश्यू हम लोग क्यों पढ़ते हैं? एनिमल टिश्यू पढ़ने से ये फायदा होगा कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिफरेंट जो ऑर्गन्स बने हैं, उसमें कौन सा टाइप का सेल है वो समझ पाएंगे, और वो सेल टिश्यू क्या काम करते हैं वो भी हम लोग टिश्यू में ही समझ सकते हैं। अगर टिश्यू नहीं पढ़ेंगे ना, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑर्गन वैसा काम क्यों कर रहा है। वो काम वैसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें उस तरह का टिश्यू है, ठीक है ना। जैसे आंख देख पा रहा है, क्यों? क्योंकि आंख में उस तरह का टिश्यू है, सेल्स है। पेट, स्टमक डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, इंटेस्टाइन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें उस तरह का टिश्यू है, ठीक है ना। तो हर बॉडी के हर एक पार्ट्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, और वही जिस तरह से काम करेंगे उसी तरह से फिर ऑर्गन्स भी काम करेंगे, ठीक है ना। इसलिए टिश्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए भी, और हम लोग को बॉडी के समझने के लिए भी, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि नीट में नंबर लाने के लिए पढ़ना है, टिश्यू को समझना है ताकि बॉडी को हम लोग समझ सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनिमल टिश्यू होता क्या है। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है, क्योंकि एनिमल टिश्यू भी होगा और प्लांट टिश्यू भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि हमारा बॉडी का निर्माण सेल से हुआ। बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है? सेल। और सेल आपस में मिलकर बनाता है टिश्यू, और टिश्यू के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बॉडी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सेल, टिश्यू बोले ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स आपस में एक साथ आ जाएंगे तो उसको ग्रुप ऑफ सेल बोलेंगे, तो उसको टिश्यू बोल देंगे क्या। मान लो बहुत सारा सेल है मेरे पास, मान लो बैक्टीरिया बहुत सारा यहाँ पर जमा हो गया, तो इसको टिश्यू बोल देंगे क्या? ये भी तो ग्रुप ऑफ सेल है, ये भी तो ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन इसको टिश्यू बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो टिश्यू में ऐसा किस टाइप का ग्रुप ऑफ सेल है? किस टाइप का ग्रुप ऑफ सेल? ग्रुप ऑफ सेल तो होगा, सेल ग्रुपिंग करेगा तभी टिश्यू बनाएगा, ठीक है। लेकिन किस टाइप का सेल? तो सेल तो समझते ही नहीं, सेल समझ में आता है ना सेल। अब सेल जो है, ग्रुप ऑफ सेल भी होना चाहिए। सबसे पहली बात कि ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल। लेकिन ग्रुप ऑफ सेल के साथ साथ उसमें और क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ सेल के ग्रुप को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग, सबसे पहली बात ऑरिजिन सेम होना चाहिए, ठीक है ना।
ऑरिजिन से। अभी बताते हैं ऑरिजिन सेम होने का मतलब क्या है। ऑरिजिन सेम ऑरिजिन का होना चाहिए और फंक्शन जो होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। ऑरिजिन, फंक्शन और उसका शेप स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलर है, सेम, शेप भी लगभग सिमिलर ही होता है, लेकिन शेप भी उसका क्या होगा, सिमिलर से। तो ग्रुप ऑफ सेल होने के साथ साथ उसका ऑरिजिन भी सेम होना चाहिए, ठीक है, और फंक्शन भी सेम होना चाहिए और सिमिलर इन शेप होना चाहिए। जैसे कि ये ग्रुप ऑफ सेल है, मान ये ग्रुप ऑफ सेल है। ये ग्रुप ऑफ सेल में ये सारे सेल एक जैसे दिख रहे हैं ना, सारे सेल एक जैसे दिख रहे हैं। और ये सेल, अगर सारा सेल एक जैसा फंक्शन करता है, जैसे आंख में जो भी टिश्यू है, सेल है, वो सब देखने में मदद कर रहा है। वो सब क्या कर रहा है, देखने में मदद कर रहा है। तो देखने में मदद कर रहा है तो आंख देख रहा है, ठीक है ना, आंख की मदद से हम लोग देख रहे हैं। स्टमक में जो भी सेल है वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो सब मतलब एक तरह का काम कर रहा है, तब ना टिश्यू उसी को बोलेंगे जिसमें फंक्शन सेम हो, ऑरिजिन सेम हो और दिखने में सारे सेल भी एक जैसे हो, ठीक है ना। ये तीन चीज होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसके इंटरसेल्यूलर स्पेस, सेल के बीच में थोड़ा गैप भी होता है, दो सेल के बीच में थोड़ा गैप होता है, जिसको वो उस जगह को, उस गैप को क्या बोलेंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेस। और इंटरसेल्यूलर स्पेस में कुछ मटेरियल भरा होगा जिसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है ना। तो ये सब इंटरसेल्यूलर फ्लूइड और ये सिमिलर टाइप के सेल को मिलाकर बनाता है क्या, टिश्यू। ये बनाता है टिश्यू। और ये टिश्यू अगर एनिमल में रहेगा तो एनिमल टिश्यू बोलेंगे, और प्लांट में रहेगा तो प्लांट टिश्यू बोलेंगे। तो एनिमल टिश्यू समझ में आया। ग्रुप ऑफ सेल होगा जिसमें ऑरिजिन सेम होगा। ऑरिजिन सेम का मतलब अब समझो, ये ऑरिजिन सेम क्या होता है, इसको लिख। तो देखते हैं, हम लोग समझते हैं ऑरिजिन सेम होने का मतलब क्या है। ऑरिजिन सेम होने का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ऑरिजिन सेम हम लोग जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, खास करके एनिमल्स, तो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर बनते हैं। हम लोग एनिमल किंगडम में भी पढ़े थे। कौन कौन था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो वही 3 ऑरिजिन है। वो जो 3 जर्म लेयर है, 3 जर्म लेयर है, 3 जर्म लेयर्स है। कौन कौन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो भी कोई भी टिश्यू होगा उसमें जो सेल्स होंगे, वो अगर कोई टिश्यू, मान लिया ए नाम का कोई टिश्यू है, तो उसमें एक ही टाइप के ऑरिजिन वाले क्या होंगे, सेल जो भी होगा वो एक ही टाइप का ऑरिजिन वाले, ठीक है ना। या तो एक्टोडर्म का होगा, या मेसोडर्म का होगा, या एंडोडर्म का होगा। ऑरिजिन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। सेल्स, सारे सेल्स का, ग्रुप ऑफ सेल्स का ऑरिजिन सेम होना चाहिए। वो या तो एक्टोडर्म का होगा, या मेसोडर्म का, या फिर एंडोडर्म का।
बाकी शेप डिफरेंट भी हो सकता है कभी कभी, और फंक्शन भी डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मेनली सिमिलर ही होता है, लेकिन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑरिजिन सेम होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो यही 3 जर्म लेयर से हमारा पूरा टिश्यू बना है और फिर बॉडी बना है। या तो देखेंगे टिश्यू या तो एक्टोडर्मल होगा, या मेसोडर्मल होगा, या एंडोडर्मल होगा। यही 3 लेयर से हमारा बॉडी बना हुआ है। तो यही है ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब कहां से वो सेल निकला है, किस लेयर से निकला है, ठीक है ना। एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल 3 तरह का टिश्यू हो सकता है। तो टिश्यू का अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसके पास क्या है, हैविंग मतलब उसके पास वो प्रॉपर्टी है। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर सेल, सेल कैसा है, सेम टाइप का है, स्ट्रक्चर सेम टाइप का है, और ऑरिजिन भी सेम होना चाहिए, और सब मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा सेल एक ही काम कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये आई का कोई टिश्यू होगा, ठीक है ना, तो उसमें जरूरी नहीं सारे सेल एक ही तरह के काम कर रहे होंगे, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होगा, देखना। तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर इन शेप एंड स्ट्रक्चर, और ऑरिजिन भी सेम हो, और साथ ही साथ इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस भी हो, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी भरा हो। तो टिश्यू में सिर्फ सेल ही इंक्लूड नहीं करते हैं, उसमें जो आसपास मटेरियल भरा हुआ है उसको भी साथ में लेते हैं, ठीक है। वही लिखा है along with मतलब जो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस भरा हो उसको भी लेना है, ठीक है ना। और परफॉर्मिंग मतलब कर क्या रहा है, एक स्पेसिफिक एक खास काम को कर रहा हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अगर कहीं पर दिखे तो उसको बोल देंगे क्या, टिश्यू। फिर अगर फादर ऑफ टिश्यू की बात करें कि टिश्यू के बारे में सबसे पहले स्टडी कौन स्टार्ट किया, फादर ऑफ टिश्यू मतलब ऐसा नहीं कि टिश्यू का खोज करना, टिश्यू तो पहले भी था, लेकिन टिश्यू के बारे में स्टडी सबसे पहले कौन करना स्टार्ट किए, तो फादर ऑफ टिश्यू, फादर ऑफ टिश्यू बोलते हैं बाइकट, बाइकट नाम है साइंटिस्ट का। फादर ऑफ टिश्यू कौन है, बाइकट। और ये जो टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, इस स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। जैसे स्टडी ऑफ सेल को बोले थे साइटोलॉजी, वैसे ही स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इसको बोलते हैं क्या, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहीं पर लिखा रहे समझ जाना क्या है, टिश्यू के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ये भी लिख लिया। तो अब हम लोग टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि टिश्यू कितने तरह के होते हैं। टिश्यू तो मेनली 4 तरह का टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे मेनली 4 तरह के टिश्यू हमारे बॉडी में होते हैं। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल
टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? जो भी जहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू होगा वहां मेनली काम करेगा क्या? कवरिंग का। वो किसी चीज को ढकने का काम करेगा। जैसे हमारा बॉडी भी किस चीज से ढका हुआ? एपिथेलियल टिश्यू। कवरिंग, कवरिंग मतलब ढका, ढकने का काम करेगा। और कवर किस लिए किया जाता है? ताकि उसको कुछ हो नहीं, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना? तो कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। और भी काम है लेकिन मेन काम इसका वही कवरिंग और प्रोटेक्शन का है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू उसको बोलते हैं जो बॉडी को कनेक्ट करने में, मतलब सारे बॉडी को जोड़ कर रखने में मदद कर रहा है। जैसे कि बोन्स है, ठीक है ना? बोन्स है, फिर ब्लड है, ब्लड भी तो कनेक्ट कर रहा है पूरे बॉडी में, तो सारी जगह ब्लड जाता है, ठीक है ना? तो इसमें इसका काम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होगा? हड्डी का काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट देना। बॉडी खड़ा किस के दम पे? हड्डी, कनेक्टिव टिश्यू के दम पे, ठीक है ना? अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहता तो प्रोवाइड सपोर्ट एंड ब्लड भी इसी में आता है, ब्लड भी इसी में आता है, इसलिए इसका काम क्या होगा? ट्रांसपोर्टिंग। क्योंकि ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टिंग, मतलब सारे मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्टिंग। थर्ड है मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू। और इसका काम क्या है? मसल से क्या हम लोग करते हैं? मूवमेंट, जो भी शरीर में मूवमेंट हो रहा है किसके दम पे हो रहा है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लोको मूवमेंट मतलब जैसे हाथ हिला रहे हैं तो मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन मतलब अगर इधर उधर यहाँ से वहां जा रहे हैं तो लोकोमोशन, ठीक है ना? तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। फोर्थ में क्या होगा? नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू भी बोल सकते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम का जो भी टिश्यू है उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? टू जनरेट एंड कंडक्ट, जनरेट एंड कंडक्ट nerve impulses, nerve impulses, nerve impulses। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। nerve impulses क्या होता है, ठीक है ना? तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। कवरिंग मतलब ढकना। जैसे शरीर हमारा पूरा शरीर जो ढका हुआ है स्किन से, वो स्किन भी किस चीज से बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू। स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। और ये ना सिर्फ बाहर से ढकता है, अंदर से भी प्रोटेक्शन और कवरिंग का काम करता है। जैसे कि एक गाल है हमारा, मान लो गाल बाहर से भी स्किन है उसके और अंदर से भी है। अंदर का थोड़ा सॉफ्ट है, वो अलग तरह का एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन है एपिथेलियल टिश्यू। और बाहर का भी जो स्किन है वो भी एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन है क्या?
एपिथेलियल टिश्यू। तो जहां पर भी कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करेगा, जहां पर जिस तरह का प्रोटेक्शन चाहिए, बाहर ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो बाहर थोड़ा स्किन स्ट्रांग है, ठीक है ना, अंदर थोड़ा कम प्रोटेक्शन चाहिए तो अंदर का सॉफ्ट है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का काम है कनेक्ट करना। अब देखो स्किन है, मसल है, बोन है, तो सब अलग अलग तो नहीं ना है, सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब ये हाथ ही है तो हाथ बॉडी से कैसे कनेक्टेड है, बोन से। तो ये सब कनेक्शन का काम करता है, एक बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये तो दो तरह का, एक तो एकदम सॉलिड टाइप का है जो बोन है, एकदम सॉलिड टाइप का है, और दूसरा है कि एकदम लिक्विड टाइप का है जो है ब्लड। तो ब्लड भी कनेक्ट करने का काम करता है और बोन्स भी। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, ये मूवमेंट का काम करता है, मूवमेंट को समझ लीजिए। नर्वस टिश्यू का काम है टू जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इंपल्सेस। क्या होता है, तो देखो जैसे ही कोई भी चीज टच करता है तो यहाँ पर मान लो कहीं पर भी स्किन में टच हुआ तो उसको ब्रेन में कैसे पता चलेगा, नर्वस टिश्यू ऐसा क्या काम करेगा, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जैसे कि वायर्स में इलेक्ट्रिक पास होता है ना, उसी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जिसको बोलेंगे नर्व इम्पल्स। वो इलेक्ट्रिसिटी करंट जाएगा ब्रेन तक, सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और पता चल जाएगा कि क्या टच हुआ है, ठीक है ना। तो पहले बात तो ये जनरेट करता है, जैसे मान लिया कोई टच किया यहाँ पे स्किन में या फिर कहीं पर भी कुछ भी फील हो रहा है तो डायरेक्ट दिमाग तो उससे कनेक्टेड नहीं है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, नर्वस टिश्यू के द्वारा, न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू क्या करता है, कैसे दिमाग तक मैसेज पहुंचाता है, तो पहले वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, मतलब एक तरह का करंट। अभी यही समझो कि एक तरह का वो करंट, वो करंट पैदा करता है, और वो करंट कहां तक पहुंचाता है, ब्रेन तक, ब्रेन तक, या फिर सीएनएस बोलो, सीएनएस में मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, पहले स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा फिर ब्रेन तक जाएगा। तो ये जो करंट है जिससे मैसेज पहुंचता है कि आखिर तुम्हें क्या टच हुआ, क्या फील हुआ, ये जनरेट करने का काम और कंडक्ट करने का काम, दोनों काम किसका है, नर्व इम्पल्स से, न्यूरल टिश्यू का। नर्वस सिस्टम में जो टिश्यू होता है उसको न्यूरल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो टिश्यू का सबसे पहला टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल का नाम एपिथेलियल क्यों पड़ा, इसका मतलब समझते हैं। तो इसमें दो वर्ड है एपिथेलियम में, एपी और थेलियल, एपी और थेलियल। एपी मतलब अपॉन, मतलब किसी चीज के ऊपर रहता है, यानी कि उसके नीचे भी कुछ रहता हो, ठीक है ना। मतलब एपी मतलब होता है अपॉन, और थेलिया मतलब होता है ग्रोथ, मतलब किसी के ऊपर जो ग्रो करता है वो टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, जो किसी टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है ना। एपिथेलिया का मतलब याद रखना, एपी मतलब अपॉन और थेलिया मतलब ग्रोथ, वो टिश्यू जो किसी टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा। तो वही इसका डेफिनेशन लिखा, द टिश्यू व्हिच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू। उस टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे जो किसी टिश्यू दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा। और उसके नीचे रहेगा कौन सा टिश्यू, मेनली कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ये जो स्किन वाला एपिथेलियल टिश्यू है उसके नीचे कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। देखेंगे कैसे कनेक्टिव टिश्यू है, तो वही लिखे हैं अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इस टिश्यू के नीचे कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये ग्रो करेगा, मतलब इस तरह से।
ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, मान लो ये मान लिया जाए कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके ऊपर इस तरह से इसका जो सेल होगा इस तरह से ग्रो करेगा, अरेंज करेगा। हो सकता है 1 लेयर का हो या फिर 2 लेयर का हो या 3 लेयर का हो, ठीक है ना, इन्हें ऐसे ही ग्रो करेगा। उसके बाद दूसरा फीचर्स देखो, अरेंज इन यूनिफॉर्म लेयर, मतलब एक यूनिफॉर्मली अरेंज होगा, मतलब अच्छे से सजा होगा। ऐसा नहीं कि एक सेल यहाँ पर है, एक सेल इधर है, एक सेल उधर है, ठीक है ना, एकदम लेयर बाय लेयर अच्छे से सजा होगा। यूनिफॉर्मली मतलब अच्छे से सजा होगा, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कि एक सेल, ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, इस तरह से नहीं होगा, वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का ये दूसरा प्रॉपर्टी। फिर तीसरा है कि कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब सेल के बीच में बताए थे कि टिश्यू है, सेल से बना हुआ है। अब सेल है तो उसके बीच में कुछ स्पेस भी होता है, किसी सेल के बीच में ज्यादा स्पेस होता है, किसी सेल के बीच में कम स्पेस होता है। तो ये जो टिश्यू होगा, एपिथेलियल टिश्यू जो भी होगा, उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम होगा। जैसे कि ये एक सेल हो गया, इसके जस्ट बगल में ये सेल है, ये है, मतलब इसके बीच में बहुत ही कम इंटरसेल्यूलर स्पेस है, लग भी नहीं रहा क्योंकि एक सेल के बाद तुरंत दूसरा सेल आए, नहीं थोड़ा सा है स्पेस, लेकिन मतलब नेग्लिजिबल है, लेस है, वही लिखे हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड मतलब जो कसा हुआ एकदम, जैसे होता है ना कसा हुआ, कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस। अगर ज्यादा बीच में जगह होगा तो उसको कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं बोलेंगे, उसको कसा हुआ नहीं बोलेंगे। कसने का मतलब क्या है कि एकदम अंदर में कोई भी जगह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस, मतलब उसमें सेल के बीच में जगह बहुत कम है, दिख रहा है ना, कम जगह है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। ये जो भी टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन है, यानी कि स्किन का जो ऊपर वाला लेयर है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। इसीलिए तुम देखोगे ये सब थोड़ा बहुत, ये जहां पर मोटा है स्किन, वहां पर ऊपर का लेयर काट भी दोगी तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा काट दोगी तब तो निकलेगा, क्योंकि जस्ट तुरंत वहां पर कैपिलरीज वगैरह होगा, वो कट जाएगा तो खुद निकलने लगेगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला लेयर है जिसमें एपिथेलियल टिश्यू है, वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता होगा, क्योंकि ब्लड नहीं आएगा तब तो वो सेल मर जाएगा। तो उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, वही लिखे, दे गेट न्यूट्रिशन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है, तो ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ से न्यूट्रिशन इसमें डाल देगा और यहाँ से फिर सारे सेल में चला जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर रहेगा जो भी सेल, इससे इसमें चला जाएगा, क्योंकि सेल के बीच में तो कनेक्शन होता ही। सेल कनेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से अरेंज होता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहली बात यही याद रखना है, ये हमेशा किसी टिश्यू के दूसरे टिश्यू के ऊपर रहेगा, मेनली किस पे, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रहेगा। फिर यूनिफॉर्मली अरेंज रहेगा और कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेगा, मतलब जोर से कसा हुआ रहेगा। अब देखो ब्लड को नहीं बोल सकते कॉम्पैक्टली पैक्ड, क्योंकि ब्लड तो अगर कसा हुआ रहता तो बह नहीं पाता, ठीक है ना, उसका सेल बहने वाला है। लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। कहां से न्यूट्रिशन लेगा, तो नीचे का जो कनेक्टिव टिश्यू है वहां पर ब्लड का फ्लो होता है, वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो कोई भी चीज बनता है तो उसके नीचे बेस तैयार होता है, ठीक है ना। उसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू भी मल्टी लेयर्ड का होता है, ठीक है ना।
सिंगल लेयर का भी होगा, मल्टी लेयर का भी होगा, ठीक है। तो उस लेयर को सपोर्ट देने के लिए, एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट देने के लिए क्या होता है नीचे में उसके? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इससे न्यूट्रिशन भी देने में हेल्प करता है और चिपकाए भी रखता है, ठीक है। तो बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड ए सेल्यूलर नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट, क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में एक बेस होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करेगा। जैसे कि देखो यहां पे हम मिटा रहे हैं, ये कोई भी चीज मकान खड़ा करने से पहले बेस तैयार होता है। देखती हो, घर बनने से पहले नीचे में बेस तैयार होता है, क्योंकि बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मकान गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी बेस होता है, यहाँ पर भी ये बेस होता है, और ये 2 लेयर का होता है, ये 2 लेयर का होता है, 2 लेयर का होता है। एक होगा इसको बोलेंगे बेसल लैमिना, बेसल लैमिना, और नीचे वाले को बोलेंगे फाइब्रस लैमिना, फाइब्रस लैमिना। 2 लेयर मिलकर बनाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या रहेगा? कनेक्टिव टिश्यू, इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, और इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल मल्टी लेयर भी हो सकता है, सिंगल लेयर भी हो सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कितना मोटा वहां का प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से है, इसी को बोलते हैं, ये दोनों लेयर को एक साथ क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन जैसा काम करता है, ये किसी भी चीज को पास कर देता है, क्योंकि पास करेगा तब इसमें न्यूट्रिशन जाएगा, ठीक है। तो बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू ए सेल्यूलर मटेरियल, ए सेल्यूलर मटेरियल ये कोई सेल से नहीं बना हुआ है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो सेल से नहीं बना हुआ है और नॉन लिविंग है, ऐसा नहीं कि लिविंग है। ये कैसा है? नॉन लिविंग है, ये बस सपोर्ट के लिए आया है। नॉन लिविंग है, ये भी लिविंग है, नीचे भी लिविंग है, बीच में क्या है? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग मटेरियल है और हाईली परमिएबल है, हाईली परमिएबल, इससे कुछ भी पास कर सकता है, इससे कुछ भी पास कर सकता है। तो एपिथेलियल टिश्यू को जो भी चीज चाहिए वो किसके थ्रू मिल जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बेस का काम करता है, जो भी एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट न्यूट्रिशन चाहिए वो देने में मदद करेगा उसको। इट मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, वही 2 लेयर से बना हुआ है, बेसल लैमिना और फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना जो भी मटेरियल ऊपर है वो किससे निकल के बना है? एपिथेलियल टिश्यू से। और जो फाइब्रस लैमिना नीचे वाला लेयर है वो किससे निकल के बना है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो वही लिखा है, एपिथेलियल टिश्यू के तरफ होता है बेसल लैमिना और कनेक्टिव टिश्यू की तरफ होता है फाइब्रस लैमिना। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल होगा, मेनली ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह होता है,
ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन सेल से ही निकलता है और उसका फॉर्मेशन करता है, और कनेक्टिव टिश्यू से निकलता है फाइबर्स वगैरह, ठीक है ना। तो वो फाइबर्स से बनता है फाइब्रस लैमिना। तो यही है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही एपिथेलियल टिश्यू सजा हुआ है, ठीक है।